एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 5 फरवरी का द हिंदू का न्यूज एनालिसिस हम करेंगे। और इसके पहले मैंने साइंस और टेक का जो सेक्शन आता है हिंदू का, उसके ऊपर एक अच्छी एनालिसिस आपके साथ शेयर करी है, उसको जरूर देखिएगा। वो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी। साथ ही साथ अदर स्टेट एग्जामिनेशंस में, जिसमें यूपी पीएससी के बच्चे आते हैं और एमपी पीसीएस के बच्चे भी आते हैं, उनके लिए भी वो साइंस वाला सेक्शन हेल्प करेगा। सो इसको जरूर देखें। अच्छा, तो आज की पहली न्यूज है जो आप फ्रंट पेज पे देख सकेंगे हिंदू के एडिशन में, जिसमें हम देखेंगे अदानी सागा वरीज नेबरहुड। क्योंकि अब हम सब जान चुके हैं कि अदानी के ऊपर, अदानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे हिंडनबर्ग के द्वारा, वो धीमे धीमे एक्सपेंशन पे हैं और अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, सिर्फ एलिगेशंस ही हैं। बट समझने वाली बात यहाँ पे ये है, हम यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, कि इसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक्चुअली ये जो फ्रॉड हुआ है या नहीं, जो प्रूफ नहीं हुआ है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म क्या क्या होता है, ये हमें समझने वाली जरूरत है। जैसे जैसे सेबी का नाम आता है, राइट, वो हमको समझना है। आरबीआई क्या बोल रहा है, उसको समझना है। और साथ ही साथ अगर इसके ऊपर कोई बड़ा स्टेप उठाती है गवर्नमेंट, तो उसको देखना है। क्योंकि हम एक सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो हमें डिस्प्यूट पे नहीं जाना है। हमें मैकेनिज्म क्या कहता है, कैसे इन फ्रॉड्स को रोका जाए या कैसे ऐसे फ्रॉड हुए हैं, इनकी एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान देना है। और जैसे कि ये न्यूज आज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नेबरहुड पॉलिसीज को लेकर के भी इंडिया हमेशा एक्टिव रहता है। तो उन अगर आसपास के देशों में कुछ चीजें समझ में आ रही हैं या उठ रही हैं, तो उसके हवाले से भी आर्टिकल समझने वाला होता है। तो हमेशा जो बैकग्राउंड स्कोर होता है ना, जो बैकड्रॉप में चलता है, उस पर हमको जाना है। जो फ्रंट पे लड़ाई लड़ी जा रही है, जो डिस्प्यूट हो रहा है, लोग जो बातें कर रहे हैं, उस पर नहीं जाना है। So the group has interest in power and port project across the region, and New Delhi is emphasizing that any setback to these won't affect price. So जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आया, उसको देखेंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि अडानी ग्रुप जो है अब इंडिया के साथ साथ आसपास के देशों में भी कई सारे डेवलपमेंट या पोर्ट डेवलपमेंट या फिर बिजली को लेकर के काफी चीजें कर रहा था, प्रपोज हैं जो ऑलरेडी कुछ अप्रूव भी हो गई हैं। उसके हवाले से नेबरहुड में कुछ ना कुछ चल रहा है। और न्यू दिल्ली एज सेंटर, न्यू दिल्ली का मतलब सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ऐसा लगता है कि वो एम्फसाइज कर रहे हैं इस बात पे कि ऐसा ऐसा होने से कोई सेटबैक नहीं आएगा, उन सारी डील्स पे कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। ठीक है। नाउ कॉट बिटवीन अ रो over the price of coal and this week's cash in the share valuation and credit ratings of the Adani Group, a power project being implemented by the firm in Bangladesh। चाह लीजिएगा, बांग्लादेश में एक पावर प्रोजेक्ट की बात है। So planned as a major Indian infrastructure push to provide electricity may be delayed by another 6 months। So जो बांग्लादेश में बिजली के को लेकर के या पावर प्रोजेक्ट को लेकर के जो प्रोडक्शन की बात है, जो उसको आगे बढ़ाने की बात है, वो 6 महीने डिले हो सकती है, ऐसा लोकल रिपोर्ट ने कहा। ठीक है, कि हिंदू ने छापा है, हिंदू के पास भी कुछ रिपोर्ट है, उसको भी छापा है इन्होंने। द प्रोजेक्ट इज वन ऑफ अ नंबर इन द नेबरहुड। एक प्रोजेक्ट इज वन ऑफ अ नंबर, एक नंबर जो आपकी बात हो रही है, बांग्लादेश की बात हुई, उसके साथ श्रीलंका की बात भी होती है, नेपाल की बात भी होती है, म्यांमार की बात भी होती है। और उसके पहले भी, क्योंकि हमारा जो जो पोजिशनिंग है वो नेबरहुड पॉलिसी पे या फिर उस इंस्टेंस पे हम लोग काम करते हैं, तो उसके लिहाज से आसपास के देशों में अदानी ग्रुप का इसका प्रेजेंस है। और कुछ ऐसे रिपोर्ट्स कहती भी हैं कि मिस्टर मोदी के सपोर्ट से उनको उन देशों में प्रोजेक्ट्स मिले हैं, और कुछ लोग कुछ जगह मिलने वाले थे या मिलने वाले हैं, उसके ऊपर को लेकर के भी बाकी देशों में ऐसी बातचीत है। क्योंकि अभी जो एलिगेशंस लगे प्रूफ नहीं हुए हैं, तो होता है ना, मार्केट की एक पोजिशनिंग बनती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे ही बनता है। तो मार्केट कैप, जिसे बोलते हैं ना कि मार्केट कैप क्या है इस कंपनी की, या मार्केट कैप क्या है इस शेयर की, तो मार्केट की कैपिटलाइजेशन आपकी गुडविल पे ही बनती है। तो जब आपके ऊपर एलिगेशंस लग गए, तो बाकी के देश भी परेशान हो रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं होगा, प्राइस कम होंगे या ज्यादा होंगे, तो उसको समझते हैं। However, with the group's slide in fortunes and cancellation of Adani Enterprise follow on public offer, अभी हम जानते भी हैं कि एफपीओ उनका आया था अडानी ग्रुप का कुछ दिन पहले, जो पूरा फुल्ली सब्सक्राइब हो भी गया था। जो बड़े बड़े मार्केट के इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और आखिरी डेट तक पूरा इसको फुल्ली सब्सक्राइब कर भी दिया था। पर फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे पर ये सिचुएशन है, इसमें हम इन्वेस्टर्स की साख को रखते हुए हम एफपीओ को कैंसिल करते हैं, और उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। ये सिचुएशन बनी। नाउ कंपनीज मार्केट सिचुएशन क्लोजली, इवन एज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री मेड इट क्लियर दैट एनी सेटबैक टू प्रोजेक्ट्स वुड नॉट affect ties, emphasizing that the Adani stocks fall was not a foreign policy issue। So हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा
कि इससे हमारे प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अडानी अडानी के स्टॉक फॉल्स जो है वो उनसे फॉरेन पॉलिसी के पे ऊपर कोई इशू नहीं आएगा और इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। इसके साथ ही साथ से जो जो नेबरहुड की सागा है उसमें क्या मेंशन हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश रिपोर्ट कोटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, की बांग्लादेश की जो न्यूज के हवाले से बात छापी गई है, that the Bangladesh Power Development Board BPDP has written to Adani Power demanding that it reduce the price of coal to be purchased। वो चाहते हैं कि जो प्राइस ऑफ कोल है जो पावर जनरेशन के लिए उसका प्राइस कम किया जाए, डिमांडिंग दैट इट रिड्यूस द प्राइस ऑफ कोल टू बी परचेज, जो परचेज किया जाना है फ्रॉम अडानी कार्माइकल माइंस इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से खरीदा जाना है उसका प्राइस कम किया जाए। एट प्रेजेंट अडानी पावर इज रिपोर्टेडली बिलिंग बांग्लादेश $400 billion $400 अ टन, माय मिस्टेक, $400 अ टन के हिसाब से उनको अभी कोल बेचा जा रहा है, फार हायर देन $250 अ टन, जो एक टन का जो प्राइस 250 होना चाहिए और वो 400 बेच रहे हैं, जैसा कि पावर हाइक प्राइस हाइक है। तो बांग्लादेश की रिक्वायरमेंट आई है कि उसको कम किया जाए, दैट द पीपीडीपी इज पेइंग एट इट अनदर थर्मल प्लांट्स। ठीक है, तो उन्होंने इस बात को मेंशन किया। अब देखिए समझने वाली बात क्या होती है कि जब ऐसी कोई घटना घटती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जैसे कि इतने बड़े ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगे हैं, तो जो चीजें नहीं भी डिस्कस करने लायक हैं अब वो डिस्कस होने लग जाती हैं धीमे धीमे। जैसे कि हो सकता है कि इसकी जो प्राइसिंग 400 पे बांग्लादेश पहले अग्री कर गया हो, लेकिन अब जबकि सिचुएशन ऐसी है तो वो कह रहे हैं कि नहीं 400 का 250 कर दो, प्राइस हाइक है। क्योंकि यही एलिगेशन लगा था, मोटा जो बड़े बड़े एलिगेशन लगे हैं उससे मैंने रिपोर्ट बनाई है, आपके साथ शेयर भी की है। उसमें एक एलिगेशन ये भी था कि उन्होंने अपने शेयर्स की प्राइसिंग ऊपर चढ़ा करके लिखी है, हाइक करके लिखा है प्राइसिंग का, क्योंकि उनके जो शेयर प्राइसिंग के को बढ़ा करके दिखाने की वजह से ही उनको बड़ी मात्रा में मार्केट से डेट मिला है या बैंक से उधारी मिली है अन्य दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे भी देखी कहने को आ गई। नाउ अडानी ग्रुप डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर अ कमेंट, जो हिंदू ने उनसे कमेंट मांगा उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बट इट अंडरस्टूड दैट अनलेस द बीपीडीपी सेंड्स अ डिमांड नोट फॉर प्रोक्योरिंग कोल द गोडा प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन विल बी डिलेड फर्दर। तो ये हिंदू हाईलाइट कर रहा है इस चीज को कि जो चीजें हैं अब इफेक्ट कर रही हैं आसपास के देशों को भी। और एक बड़ी चीज यहाँ मेंशन करते हैं, आस्क्ड अबाउट दिस ड्यूरिंग अ पार्लियामेंट कमिटी मीटिंग, Mr. Ferdinando, who later recanted these words, said he had been summoned by President Godbaya Rajapaksa, who told him that he was under pressure from Prime Minister Narendra Modi to okay the Adani proposal. So जैसे मैंने कहा कि ये जो ग्रुप है इसको, जैसे न्यूज की बात है, ये चर्चा करने लायक बात नहीं है कि गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो अटैक है वो देश के ऊपर अटैक है, जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं ये राष्ट्र के ऊपर अटैक है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी उठा था मीडिया में कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि एक कंपनी के ऊपर अगर एलिगेशन लगते हैं तो वो देश पर अटैक कैसे हो सकता है। तो इससे पता चलता है कि सपोर्ट उनको दूसरी तरफ से भी आता है। द पॉइंट इज दिस कि ऐसा और भी देशों में है, म्यांमार में भी उनके प्रोजेक्ट है, यांगोन रिवर प्रोजेक्ट को लेकर के उनके ऊपर सैंक्शन लगे का थ्रेट था आफ्टर द थ्रेट ऑफ यूएस सैंक्शंस। तो क्या हुआ था, अदर अडानी प्रोजेक्ट इन द रीजन हैव आल्सो बीन इन द लाइमलाइट फॉर वेरियस कंट्रोवर्सीज, जिसमें म्यांमार में जो एक यांगोन रिवर प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें 2022 में उनके पास सैंक्शंस लगे। इन श्रीलंका एंड अप्रूवर हैड followed the leak of a November 21 letter from the Ceylon Electricity Board that then chairman MMC Ferdinando to Sri Lanka फाइनेंस मिनिस्टर। इन्हीं की बात ये बोल रहे हैं कि इनके ऊपर प्रेशर था कि मोदी गवर्नमेंट से कि प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये न्यूज़पेपर छाप रहा है। अच्छा, समझ वाली बात क्या है यहाँ पे कि अडानी की प्रेजेंस, अडानी ग्रुप की प्रेजेंस हमारे आसपास के देशों में भी है, जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया और हमारा बांग्लादेश हो गया। तो इससे जो है आसपास की जो हमारी नेबरहुड पॉलिसी, जो हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर के चलते हैं, वो इम्पैक्ट तो नहीं हो रही है। तो उसके हवाले से जो बड़े हमारी जो संस्थान है जिसमें हमारा गवर्नमेंट आती है, सेबी आता है, आरबीआई आता है, देखिए वो क्या कहते हैं। सो अडानी क्रैश विल नॉट अफेक्ट द इकोनॉमी, सीतारमन। सो बाय जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि इससे हमारे ऊपर कोई, हमारे साथ पे, हमारी इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन सैटरडे सेड रेगुलेटर्स वुड डू देयर जॉब। रेगुलेटर्स कौन से हैं, आरबीआई, सेबी से मैंने कहा वो अपना काम कर रहे हैं, वो करेंगे।
You had the Reserve Bank commenting on this Friday, though not regulators, the bank and LIC themselves had come out to say that their level of exposure is to the Adani Group. मतलब उन्होंने कहा और रेगुलेटर्स अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है और इससे हमारे ऊपर इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. द रेगुलेटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट है रेगुलेटर्स. दे आर लेफ्ट टू डू विद what is appropriate to keep the regulated market in prime conditions. SEBI is the authority and it has the wherewithal to keep the market's prime condition intact. So मतलब वो कह रही हैं कि सेबी जो है वो अपनी जगह स्टेबल है, उसके पास पूरी अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स है, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, एलआईसी हो गया. तो ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टेबल है, वो अपना काम कर रहे हैं और इससे हमारी इकोनॉमी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ये पहला स्टेटमेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का आ गया. उसके बाद ही समझते हैं कि जो एफपीओ की भी बात हो रही थी कि उन्होंने अपने एफपीओ को विड्रॉ किया, उसके लिए क्या मेंशन है, एफपीओ कम एंड गो. उन्होंने कहा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कि एफपीओ तो आते जाते रहते हैं. ऑन द विड्रॉल ऑफ ग्रुप्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर अफेक्टिंग द इकोनॉमी और डेंटिंग इंडियाज इमेज, शी सेड $8 billion had come into India over the last 2 days and that proved the inherent strength of the economy was intact. मतलब उन्होंने कहा 2 दिनों में $8 billion आया हमारे देश में. ठीक है, एफपीओ तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो ये पैसा आया इससे हमारे देश का स्ट्रेंथ पता चलता है. द मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ऑफ आवर इकोनॉमी एंड इमेज, नन ऑफ इट इज अफेक्टेड. हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है, जो बैकबोन है, बहुत स्ट्रांग है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सवाल अब हम समझते हैं कि एफपीओ क्या चीज होती है, और वैसे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पर फिर दोबारा ये शब्द आया, देख लेते हैं. ये मुझे मिंट जीनी से मिला है. मिंट एक अच्छी वेबसाइट है, ये कोई प्रमोशन नहीं है. मिंट से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है. मिंट पे अच्छी फाइनेंशियल न्यूज आती है, आप चाहे उसको देख सकते हैं. इट्स हाईली अनलाइकली दैट एज एन इन्वेस्टर यू हैव नॉट हर्ड ऑफ एन आईपीओ. मतलब समझ वाली बात क्या है कि एफपीओ जो होता है ना, वो एक फॉलोइंग पब्लिक ऑफर है, जिसमें जैसे कि आप आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में ला सकती है. तो एफपीओ का मतलब हो गया पहले से ही आपके शेयर मार्केट में है, उसमें से कुछ पार्ट आप किसी कंपनी को एडवांस में दे सकते हो कि आप पहले से हमारे सपोज करिए 1000 शेयर्स को आप ले लीजिए एडवांस में. ठीक है, फॉलोइंग पब्लिक ऑफर में, और उसके बाद रिमेनिंग जो आपके शेयर्स होते हैं वो मार्केट में आप ला सकते हो. ये एफपीओ में होता है. ठीक है, तो मतलब अगर आपको सबसे बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझना है, so it's highly unlikely that as an investor you have not heard of an IPO. ठीक है, आपने आईपीओ के बारे में नहीं सुना होगा, but you may not have encountered an FPO, उसके बारे में भी नहीं देखा होगा, which is another way for companies to raise money from the public. मतलब आईपीओ से भी हम पैसा निकालते हैं, मार्केट से लेके आते हैं इन्वेस्टर से, और एफपीओ में भी सेम चीज होती है. ना थोड़ा और देखते हैं. इट इम्प्लाइज अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बाय अ कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट. मतलब जो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ध्यान दीजिएगा मैं शब्द यूज कर रही हूं पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही अपना शेयर मार्केट में ला सकती है. 2 तरह की कंपनियां होती हैं, एक होती है पब्लिक और दूसरी होती है प्राइवेट. ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कंपनी अपना शेयर या आईपीओ मार्केट में नहीं ला सकती. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे उसमें से 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं कंपनी के अंदर, उससे ऊपर नहीं हो सकते. जैसे 200 से ऊपर पहुंचेंगे उसको पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा और स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करना पड़ेगा. तो प्राइवेट कंपनी तो अपना आईपीओ नहीं ला सकती. पब्लिक कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही अपना शेयर मार्केट में ला सकती, पहली बात. तो जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है वो अपना मार्केट में आईपीओ या एफपीओ ला सकती है. नॉट टू पुट इट सिंपली, व्हेन अ लिस्टेड कंपनी इशू शेयर्स टू रेज फंड इट इज नोन एज एफपीओ. मतलब जो भी लिस्टेड कंपनी जो, क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई कंपनी मार्केट में रजिस्टर होती है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई कंपनी मार्केट में मतलब स्टॉक मार्केट में जब रजिस्टर करी जाती है तो सबसे पहले वो मार्केट में क्या लाती है, अपना आईपीओ लाती है. ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर. ठीक है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा मार्केट से पैसा लेती है अपनी कंपनी शुरू करने के लिए. और एफपीओ क्या है, वो ऑलरेडी लिस्टेड है और फिर अपना इशू लाई है. That's it. Now, it goes without saying that FPO is a safe alternative for small investors as the firm is already known and its market potential has stood the test of time. ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि FPO एग्जिस्टिंग कंपनी लाती है फॉलोइंग पब्लिक ऑफर. इसका फुल फॉर्म है फॉलोइंग पब्लिक ऑफर.
और आईपीओ का है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब अभी कंपनी रजिस्टर हुई है, उसके बाद मार्केट में अपना आईपीओ लाएगी। और जो कंपनी मार्केट में रजिस्टर होती है उसकी एक लिमिट भी होती है कि आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए, आपके पास कैपिटल इतनी होनी चाहिए, आपका 3 साल का प्रॉफिट इतना होना चाहिए। सो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसी के बाद कंपनी अपना आईपीओ ला सकती है। ऐसा नहीं मैं उठूं अपना आईपीओ ले आओ, ऐसा नहीं हो सकता। सो उससे कुछ रेगुलेशंस होते हैं कंपनीज एक्ट के तहत, 2013 के तहत, तभी वो ला सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम इसके बाद जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया, उसके बाद आज का एक ब्रीफ में बॉक्स है कि सेबी ने भी इस बात को कंफर्म किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और कल के आर्टिकल में था कि आरबीआई ने भी सेम चीज बोली है। क्या? मार्केट इज स्टेबल। आरबीआई ने क्या कहा? सेबी ने कहा कि मार्केट इज स्टेबल फंक्शनिंग इन ट्रांसपेरेंट मैनर, सेबी ने बोला। और आरबीआई ने कहा बैंकिंग सेक्टर रिमेन स्टेबल, मतलब बैंकिंग सेक्टर भी स्टेबल है, रिजिलियंट है, फ्लेक्सिबल है। और सेज आरबीआई इन द केस ऑफ अडानी। ठीक है, तो हमारे दो बड़े बड़े संस्थान है, आरबीआई और सेबी। सेबी को हम जानते हैं कि वॉचडॉग है, इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में हम समझ चुके हैं पहले भी, जिसमें वो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई घटनाओं को हैंडल करती है, और साथ ही साथ जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेव करती है, उनके साथ कोई इसी तरह का फ्रॉड ना हो, कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे उनका पैसा जाए, इसको देखरेख करती है। तो दोनों ही संस्थानों ने कहा है कि मार्केट स्टेबल है और बैंकिंग सेक्टर भी स्टेबल है। मत भूलिएगा कि एलआईसी का भी बड़ा स्टेक है अडानी में, और इसके साथ ही साथ एसबीआई से काफी लोन उनको ऑलरेडी मिल चुका है। और एक अच्छी बात यह है कि अडानी ग्रुप का अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है मार्केट का, उस जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर में देखा और काफी वेबसाइट से भी आप भी एक्सप्लोर करिए इसको, तो उनका अभी तक का जो लोन पेइंग कैपेसिटी है, जो उन्होंने उनके ऊपर लोन की बात हो रही है कि बहुत डेट है उनके ऊपर, अभी तक वो अपना लोन अच्छी तरीके से पे करते हुए आए हैं, हमेशा कहते रहे हैं कि उनकी लोन पे करने की कैपेसिटी है, वो पे कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात भी है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे इंस्टीट्यूशन ने कह दिया कि हाँ ये ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके अलावा अगर आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि एफपीओ क्या है, अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ वापस क्यों लिया, तो आज ही के एडिशन में ये एक बड़ा आर्टिकल छपा है, उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और स्टॉक मार्केट के लेवल पे अपनी नॉलेज को और एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है जो आपके लिए यूपीएससी में, कि मेरे हिसाब से, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये जो बजट में एलोकेशन हुआ है मैंग्रोव्स को लेकर के, वो भी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, साथ ही साथ मेंस के लिए सवाल बनाने के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर, तो उसको देखते हैं। हाउ मेनी, तो आर्टिकल कहता है व्हाई हैव मैंग्रोव्स गॉट अ बजट पुश, अभी इस बार मैंग्रोव्स में बजट पुश क्यों मिला है उसको देखते हैं। हाउ मेनी वेराइटीज ग्रो इन इंडिया, कितनी वेराइटीज इंडिया में है, अवेलेबल है या उगती है। What is the ecosystem required to grow and sustain mangrove forest, क्या इकोसिस्टम होना चाहिए। उसके बाद तो ये सवाल अपने आप पे प्री मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने आप इसकी पोटेंशियल दिखता है, अब आगे इसको और एक्सप्लोर करेंगे। मैंग्रोव्स आर अंडर प्रेशर, अब कह रहे हैं कि हमारे देश में जो मैंग्रोव्स है वो प्रेशर में है, क्यों? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, कोस्टल एरियाज का जो जो इलाका है वहां पॉपुलेशन बढ़ रही है, एंड राइजिंग डिमांड फॉर लैंड, और जमीन की जो लड़ाई है, जल जंगल जमीन, हम सब जानते हैं जमीन का जो एक्सपेंशन है, लोगों को और जमीन चाहिए बसने के लिए, उसकी वजह से मैंग्रोव्स भी गायब होते जा रहे हैं। नाउ मैंग्रोव्स क्या होते हैं, तो मैंग्रोव्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन टाइडल एरियाज, हम सब जानते हैं कि टाइडल एरियाज में उगते हैं। द वर्ड मैंग्रोव कैन डिस्क्राइब अ सिंगल प्लांट और इट कैन रेफर टू अ होल कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा, प्री में क्वेश्चन उठ सकता है कि ये क्या एक पौधे का नाम है कि जंगल का नाम है। तो मैंग्रोव एक पौधा भी हो सकता है, सिंगल प्लांट भी हो सकता है, और ये पूरी कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स भी हो सकती है, जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, एक झुंड जैसा है। ठीक है, तो ये साथ में उगे हुए हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल प्लांट्स भी होते हैं जो साथ में एक जगह क्लब हो जाते हैं। दे आर हेलोफाइट्स, मतलब हेलोफाइट्स का मतलब क्या हुआ, सॉल्ट लविंग, इनको नमक पसंद है, नमक जहां होता है, टाइडल है ही वो भी ऑब्वियसली समुद्र के पास की जगह उगते हैं, तो इनके अंदर पानी जो नमक अट्रैक्ट करता है, इनकी पत्तियों में भी नमक ऊपर आ जाता है। सो मोस्ट प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन सॉल्टी कंडीशंस, मैंग्रोव्स हैव एडेप्टेशन ऑफ थ्राइव हियर। सो ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं भी कर पाते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉल्टी जब हो जाता है तो सर्वाइव नहीं कर पाते, बट मेजोरिटी में ये हेलोफाइट्स होते हैं, सॉल्ट लविंग होते हैं। ठीक है, नाउ अब जब एक्सपोजर और करते हैं, मैंने इसके नाम मेंशन नहीं किए हैं कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ है, पर अगर आप देखें तो अगर मैं इक्वेटर यहाँ पे जा रही है, इक्वेटर के आसपास के जो इलाके आपको दिखाई देंगे उनमें ज्यादातर आपको मैंग्रोव का कॉन्सेंट्रेशन दिखाई देगा, और ट्रॉपिकल के आसपास के जंगल, हम सब जानते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं, जहाँ के आसपास आपके
रेन फॉरेस्ट भी आते हैं और इसके साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी आते हैं, उनके आसपास आपको मैंग्रोव का कॉन्सेंट्रेशन दिखाई देगा। इसके ऊपर भी प्रीवियस क्वेश्चन पहले बना है और मेंस में भी चीजें उठी हैं इसको लेकर के, तो उनको दोबारा रिफर्बिश जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, आगे देखते हैं कि इंडिया में एक्सपोजर क्या है। तो ये चार्ट मुझे गूगल से मिला है, आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी इसको एक्सपोजर ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज जितने आप यहाँ आप देखिए, जितना ही कोस्टल एरिया है वहां पे आपको मैंग्रोव मिलेंगे। हाँ, कहीं कहीं ज्यादा है, कहीं कहीं कम है। तो पहला है वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, अंडमान, आंध्रा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। 10 की 10 इसमें से सिर्फ आप अगर अंडमान निकोबार को अलग कर दें, इधर है, उसके अलावा हमारे आसपास के सारे स्टेट्स को ये कवर करता है। मेजोरिटी है वेस्ट बंगाल में। तो अगर क्वेश्चन पहले भी बना है कि कहाँ कहाँ मैंग्रोव्स है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इस पिक्चर में थोड़ा क्लियर नहीं है, बट इन्हीं स्टेट्स को लेकर के कवरेज दी कहाँ कहाँ मैंग्रोव्स हैं। पोटेंशियल सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में है और गुजरात डार्क ग्रीन इलाका है, यहाँ पे ज्यादा है। उसके बाद अंडमान में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो 4 प्रायोरिटी पे आप नाम याद रखिएगा। अच्छा, स्टोरी क्या कहती है इस आर्टिकल की? द यूनियन बजट फॉर 23-24 अनाउंस्ड एन इनिशिएटिव फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन एंड ऑन सॉल्ट पैन लैंड्स अंडर मिस्टी। मिस्टी जो प्रोग्राम अनाउंस किया गया उसका नाम मिस्टी। इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। भूलिएगा नहीं, ये पूछा जा सकता है प्री के लिए। नाउ यूनियन बजट ने इस साल अनाउंस किया है इनिशिएटिव मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए इस पॉलिसी के तहत। और अब ये कह रहे हैं कि मैंग्रोव्स हेल्प क्या करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं? तो मैंग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटीज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन्स। कहाँ कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, जैसे मैंने आपसे कहा, और इंटरटाइडल रीजन्स में ये होते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट refuges of coastal biodiversity and also act as bioshields against extreme climate change। और इनकी जो इंपॉर्टेंस है कोस्टल बायोडाइवर्सिटी में हम जानते हैं, और एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स में भी बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। ये एक तरीके का बायोशील्ड का काम करते हैं कोस्टल एरियाज में। Now with the threat of climate change and frequent tropical storms looming large, planting more mangroves is a welcome development। और क्योंकि क्लाइमेट का खतरा बढ़ता चला जा रहा है और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स का खतरा बढ़ रहा है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को मत भूलिएगा, ये वहां की मिट्टी को बांधे हुए रखते हैं। ट्रॉपिकल जो तट होते हैं वहां पे अगर ये कोस्टल एरियाज में इनका जितना एक्सपोजर हो, वहां के तटों को बांध के रखते हैं और जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म से भी काफी बचत करते हैं, इसलिए इनका क्लाइमेट चेंज वाले चीज में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसको एक्सपेंशन दिया है। और जैसे कि हम सब जानते हैं 2047 के टारगेट्स को लेकर के, जिसमें हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लाइमेट चेंज और बहुत सारी चीजें इंडिया ने प्रॉमिस कर रखी हैं वर्ल्ड लेवल पे, उसको भी दिमाग में रखते हुए क्लाइमेट चेंज के लिए मैंग्रोव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वेयर डू मैंग्रोव्स ग्रो इन इंडिया? तो नंबर्स आपको दिए, नंबर्स आप हमेशा देख सकते हैं, रेफरेंस भी ले सकते हैं इफ यू वांट टू। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 21 के हिसाब से इंडिया में 4992 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है वो मैंग्रोव से ढका हुआ है। ये उनकी रिपोर्ट है, इसी को रेफर करिएगा क्योंकि ये थोड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। नाउ हाउएवर, लाइक मोस्ट अदर कंट्रीज इन इंडिया टू द मैंग्रोव इकोसिस्टम फेसेस कांस्टेंट प्रेशर ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कोस्टल एरिया। हम समझ ही चुके हैं कि लकड़ी चाहिए, जमीन चाहिए, फ्यूल वुड चाहिए, और साथ ही साथ फिशरीज के लिए की वजह से भी इनको थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस करी कि जिससे हम उसको एक्सपैंड करेंगे। नाउ द 3 स्पीशीज, अब ये इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए, याद रखिएगा। एक एक लाइन इस पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट किया है। द 3 स्पीशीज दैट फॉर्म अ मैंग्रोव फॉरेस्ट, 3 स्पीशीज हैं जो मैंग्रोव फॉरेस्ट को बनाती हैं। वो कौन सी है? और इकोसिस्टम आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ट्रू मैंग्रोव्स एंड मैंग्रोव्स एसोसिएट। ध्यान दीजिएगा, मैंग्रोव सिर्फ ऐसा नहीं कि वो तटों पे हैं ऐसे मैंग्रोव्स हैं, उनके 3 स्पेसिफिकेशंस हैं और 3 स्पीशीज हैं जिनको मैंग्रोव कहलाने के लिए आगे लेके आती हैं। ट्रू क्या हो गया? ट्रू मैंग्रोव्स आर द वंस विच डिस्प्ले मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। ध्यान दीजिएगा, जो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन को डिस्प्ले करे वो मैंग्रोव्स है। फॉर हाई सलीन मैंग्रोव इकोसिस्टम, जिसमें सलाइन, माय मिस्टेक, हाई सलाइन, नमक जहां पे ज्यादा हो उस इकोसिस्टम में उगता हो, सच एज, अब ये इंपॉर्टेंट है, सच एज न्यूमाटोफोरस, पहला शब्द है न्यूमाटोफोरस होने चाहिए। दूसरा क्या है? विविपरी और क्रिप्टो विविपरी जर्मिनेशन होना चाहिए उसके अंदर, और सॉल्ट सेक्रेटिंग सेल्स होने चाहिए। मतलब 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है
निमाटोफोरस होना चाहिए, देखते हैं उसको। दूसरा क्या है, विविपरी और क्रिप्टो विविपरी जर्मिनेशन होना चाहिए। और तीसरा क्या है, सॉल्ट सीक्रेटिंग सेल्स होने चाहिए। इसके साथ तब वो जाकर के मैंग्रोव की डेफिनेशन में पूरे बैठते हैं। बोटानिस्ट कहते हैं कि पुट द नंबर ऑफ ट्रू मैंग्रोव स्पीशीज इन इंडिया कितनी है, 42 एंड मैंग्रोव एसोसिएट्स कितने हैं, 68। देखिए वैसे अगर प्रजातियों पे जाएं तो 80 से ऊपर प्रजातियां होती हैं मैंग्रोव्स की, पर हमारे देश में कितनी है, अबाउट 42 के मैंग्रोव स्पीशीज है, और एसोसिएट्स कितने हैं, 68। A stable and resilient mangrove ecosystem requires a number of species to exist side by side. ठीक है, क्लियर है ना। इस पे आते हैं। Experts believe that the trial and testing with field experience and monitoring for years may require to create a new mangrove ecosystem. अब experts कहते हैं हमको कोस्टल लाइन में, कोस्टल इलाकों में नए मैंग्रोव इकोसिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। अच्छा, अब उन 3 शब्दों पे आते हैं जो मैंने आपसे कहा था, निमाटोफोरस, क्रिप्टो जर्मिनेशन, विविपरी जर्मिनेशन और सॉल्ट सिक्रेटिंग सेल्स। ये तीनों क्वालिटीज ही 3 तरह की स्पीशीज को बनाती हैं। तो पहला चीज क्या होनी चाहिए मैंग्रोव्स में, अगर आप ध्यान से देखें तो निमाटोफोरस का मतलब हुआ commonly found in mangrove species that grow in saline mud flats are little roots that grow upward out of mud. इनकी जो रूट्स होते हैं, लिटिल रूट्स होते हैं, वो ऊपर की तरफ उगते हैं, और जो उनका ऊपर वाला ये पार्ट है ना, जो ये छेद बने होते हैं, इन्हें कहते हैं निमाटोफोरस। ठीक है, उसके बाद इसकी जो और जो चीजें जो इसे आप देख रहे हैं, जो ऐसे लाइनें बनी हुई हैं, ये जो लाइन जो जिस तरह हाथ जैसा शेप बना हुआ है, ऊपर की तरफ इनकी रूट्स रहती हैं, इन्हें कहते हैं लेंटाइसल। सो ये चीज होनी चाहिए, इस तरह का जो रूट्स अगर ऊपर की तरफ उगती हैं तो पहला इनका जो कैरेक्टर है निमाटोफोरस होने चाहिए। आउट ऑफ मड एंड वाटर टू फंक्शन एज अ साइट ऑफ ऑक्सीजन इनटेक फॉर द सबमर्ज प्राइमरी रूट सिस्टम। तो पहला टाइप क्या हो गया, निमाटोफोरस। ये प्रीलिम पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे मैंग्रोव्स के। पहला हो गया निमाटोफोरस, और दूसरा हो गया क्रिप्टोविविपरी जर्मिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, the condition whereby the embryo grows to break through the seed course put not the fruit will before it splits open। मतलब जो फ्रूट होता है जब वो उसको ओपन करेगा तो ब्रांच निकलेगी, उसके बाद ऐसा पेड़ जैसा क्रिएट होगा। इसका मतलब हुआ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंग्रोव्स में होता है, ये और सब्जी और फलों में भी होता है। मतलब बीज से बाहर निकलना, एम्ब्रायो ग्रो करता है और एक पौधा बनता है या पूरा फल बनता है। तो ये जो जर्मिनेशन भी होना चाहिए, इसे कहते हैं क्रिप्टोविविपरी और विविपरी जर्मिनेशन। तीसरा क्या है, सॉल्ट सिक्रीटिंग सेल्स, और ये इसका अटमोस्ट फीचर है, ये होना ही चाहिए तभी वो मैंग्रोव का पार्ट बनेगा, कि इनकी पत्तियों में ग्लैंड्स होती हैं, सॉल्ट ग्लैंड्स होती हैं जो नमक को सेक्रीट करती हैं। तो ये भी होना चाहिए, जिससे जो इनका स्टोमा होता है, इस सेक्शनल व्यू ऑफ लीफ दिखाया गया हमको, कि इसमें से सॉल्ट ग्लैंड होती हैं, वो सॉल्ट को सेक्रीट करती हैं, और ऊपर आके आप पत्तियों में नमक जम जाता है। तो ये भी इसका तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है जो होना चाहिए। ठीक है, 3 चीजें हमने कवर करी। पहला था निमाटोफोरस होना चाहिए, विविपरी जर्मिनेशन होना चाहिए, और तीसरा क्या है, सॉल्ट सिक्रेटिंग सेल्स। नाउ थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि मैंग्रोव 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, व्हाइट मैंग्रोव। ठीक है, तीसरा है ब्लैक मैंग्रोव, निमाटोफोरस पेग रूट्स देखिए यहाँ दिख रहे हैं, निमाटोफोरस यहाँ पे हमको दिख रहा है, जो कील की तरह इनके जो रूट्स दिख रही है ना, यही निमाटोफोरस है। और फिर आता है रेड मैंग्रोव, जो तटों के सबसे पास में जो बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं मैंग्रोव्स के, वो रेड मैंग्रोव्स कहलाते हैं। तट से थोड़ा दूर जाएंगे तो ब्लैक मैंग्रोव होगा, उससे थोड़ा दूर जाएंगे तो व्हाइट मैंग्रोव होगा। ये इनलैंड और ओशन का पिक्चर है, इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। अच्छा, और अगर एक्सप्लोर करते हैं तो हम देखते हैं कि कई तरीके की फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, बेसिन, ड्वार्फ, ट्रॉपिकल, इंटरनल। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्रिंज मैंग्रोव, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बेसिन मैंग्रोव, फिर ड्वार्फ, छोटे छोटे पौधे हैं ये, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने रिसर्चर्स देखते हैं। ये पिक्चर मुझे रिसर्च गेट से मिली है, जहां पे उन्होंने पूरा रिसर्च कर रखा है मैंग्रोव्स के ऊपर। इफ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर मोर, आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, रिसर्च गेट करके नाम से एक वेबसाइट है। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द इकोसिस्टम ऑफ दीज फॉरेस्ट। इकोसिस्टम क्या होना चाहिए, व्हाट इज द इकोसिस्टम, मतलब है क्या इकोसिस्टम इन सबका। सो मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज इंटरटाइडल फ्लो एंड वेयर एडिक्वेट सेडिमेंट्स आर अवेलेबल फॉर ट्रीज टू सेट डाउन रूट। ध्यान दीजिएगा कि वहां सेडिमेंट्स हो जहां उनकी जड़ें रुक जाएं, और साथ ही साथ इंटरटाइडल फ्लो होना चाहिए, पानी का इंटरटाइडल फ्लो होना चाहिए, जैसे कि पिक्चर में हम देख रहे हैं। उसके बाद एक्सपर्ट कहते हैं कि एक्वाकल्चर और फिशरीज अलोंग द कोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग टाइडल फ्लो इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू द मैंग्रोव सिस्टम। मतलब जो एक्वाकल्चर होता है ना फिशरीज का, वो उनके फ्लो को, टाइडल फ्लो को रोकता है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है मैंग्रोव इकोसिस्टम का।
ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको इसको आप मेंस के पर्पस से ध्यान में रखिएगा। नाउ इन द सुंदरबन द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द कंट्री, जो सुंदरबन सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सेवरल इंस्टांसेस ऑफ क्लियरिंग मैंग्रोव्स ऑफ फिशरीज हैव कम टू लाइट। तो ये कह रहे हैं कि ये दिक्कत भी है यहाँ के इकोसिस्टम में कि फिशरीज की वजह से वहां का जो सिस्टम है वो डिमोलिश होता है। Along the country's coastline, land reclamation of agriculture, aquaculture and industrial activities have occurred in areas। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कोस्टल एरिया में दिक्कतें होती हैं वो ना हो और प्लांटेशन बढ़ाया जा सके, इसीलिए मिस्ट्री का आगाज हुआ है और उसको आगे लेकर के आ रहे हैं कि इसमें हम वो काम कर पाएंगे जो अभी तक हम नहीं कर पाए। ओके, विच एजेंसी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एजेंसी कौन से रिस्पॉन्सिबल होगी। तो यहाँ पे थोड़ा कैच है, वो कह रहे हैं पहले ही स्टेटमेंट पैराग्राफ में, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था, जो कह रही थी मनरेगा के फंड्स कम हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा कैच है। द बजट स्टेट्स दैट मिनिस्ट्री विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू कन्वर्जेंस बिटवीन दो पॉलिसीज के बीच में कन्वर्जेंस होगा या आपस में मिलेंगे। क्या क्या है वो, पहले तो मनरेगा से और कैंपा कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट फंड एंड अदर सोर्सेज। मतलब ये कह रहे हैं कि कन्वर्जेंस होगा मनरेगा और कैंपा में, और यहाँ से द बजट स्टेट बजट, ये जो है यहाँ से बजट का ट्रैकिंग हो सकती है, बजट यहाँ पे शेयर हो सकता है, कहने का मतलब ये है। Now, organizations that have been involved in mangrove plantation say that the initiative requires extensive work with local community। और ये भी कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब इन्होंने बजट को अनाउंस किया और वो कह रहे हैं कि लोकल कम्युनिटीज को मिला करके हम इस इनिशिएटिव को अंजाम देंगे। द सर्वाइवल रेट ऑफ मैंग्रोव सीड प्लांटेशन इज 50% एंड सैपलिंग्स इज अबाउट 60%। मतलब क्योंकि जो प्लांटेशन का जो सर्वाइवल रेट है वो 50% है और पौधों का सैपलिंग्स का कितना है वो 60% है। तो जब तक आप वहां की लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक ये सक्सेस हमको नहीं मिल पाएगी। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक वाटर, एक चीज और भी है, हम लोग ये समझते हैं कि जो गंदा पानी होता है इंडस्ट्रीज का और आसपास के इलाकों का जो पानी होता है वो उनको इफेक्ट करता है, पर ऐसा नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इनटू द रिवर्स impede the natural intertidal flow along the coast and the mixing of fresh water and saline water which help in gradual formation। मतलब जो एक्सट्रैक्शन आता है डोमेस्टिक एरियाज का और जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आता है वो इंटरटाइडल पानी को रोकता है उन कोस्ट पे, और वो इन मैंग्रोव फॉरेस्ट को उगने में सहायता करता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब फिशरीज अगर वहां पे होती है तो दिक्कत पैदा करती है, बट अगर ये पानी उसमें जाता है तो उनको फायदा करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ सकते हैं कि अगर वो पानी में जाता है तो क्या वो मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाई इट इज क्रूशियल फॉर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, ये क्रूशियल क्यों है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव्स 2022, ये जो रिपोर्ट है, पॉइंट्स आउट दैट मैंग्रोव्स आर एस्टिमेटेड टू होल्ड अप 4 times द अमाउंट ऑफ कार्बन एज सम ऑफ द अदर इकोसिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो 4 गुना ज्यादा कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, कार्बन को खींचते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि पेड़ों का काम क्या होता है, कार्बन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, CO2 को लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। तो इनका जो कैपेसिटी है वो 4 times ज्यादा है। द लॉस ऑफ इवन 1% ऑफ रिमेनिंग मैंग्रोव्स कुड लीड टू बी द लॉस ऑफ 0.3% गीगाटन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। मतलब इतना इफेक्ट होता है, अगर 1% भी मैंग्रोव्स कम होते हैं कुड लीड टू लॉस ऑफ 0.23 गीगाटन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। तो कितना इंपॉर्टेंस है इसका, इक्वेटिंग टू ओवर 520 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। मतलब इतना और बैरल ऑयल वेस्ट हो जाएगा अगर अगर इनकी तुलना की जाए तो। और जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री का इज इन लाइन विद इंडियाज नेशनलिटी डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन अनाउंस द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.53 बिलियन। और जो कार्बन सिंक हम बनाना चाहते हैं एडिशनल और बिलियन टन्स ऑफ CO2 के लिए, जो कार्बन सिंक हम बनाना चाहते हैं जहाँ कार्बन डिस्ट्रॉय हो, उनके लिए पेड़ बहुत इफेक्टिव है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत इफेक्टिव है। थ्रू एडिशनल मोर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। तो ज्यादा पेड़ उगाना, ज्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ाना, 2030 का टारगेट है, उसको भी अचीव करने के लिए, जो कार्बन सिंक को अचीव करने के लिए ये मिनिस्ट्री जो पॉलिसी इनकी है ये काम करेगी, ऐसा इस उम्मीद से बजट में एलोकेशन किया गया है। इंडिया ज्वाइंड द मैंग्रोव अलियंस फॉर क्लाइमेट एट द 27th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पेरिस इन इजिप्ट। में भी हमने इस पेरिस कॉन्फ्रेंस में अपना जो क्लाइमेट अलियंस को हमने एग्री किया था, ज्वाइन किया था इंडिया ने, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये चीजें हम अचीव कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो पूरा आर्टिकल है मेरी समझ से, मेरी रिकमेंडेशन है, मेंस के पर्पस इंपॉर्टेंट है, और जो बेसिक चीजें हैं ये प्री में आपको हेल्प करेंगी, तो इसको जरूर गो थ्रू करिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है सेंटियागो से, जहां पे ये बताया जा रहा है कि 13 डेड इन चिली फॉरेस्ट फायर्स।
चिले फॉरेस्ट फायर्स ऑफिशियल डिक्लेयर स्टेट ऑफ डिजास्टर। ये तो हर साल होता है, न्यूज में पढ़ते भी रहते हैं। समझने वाली बात क्या है कि हम इस आर्टिकल से और क्या समझें, तो ये है कि इसको ज्योग्राफी में ले जाके हिट करते हैं। चिले हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ डिजास्टर इन सेवरल सेंट्रल एंड सदर्न regions for after devastating heat wave spark forest fires that left at 13% dead। So चिले जो इलाका है वो कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो बॉर्डर पतला सा दिख रहा है ना पूरा यहाँ तक, ये पूरा चिले का इलाका है। सेंटियागो सी कैपिटल है। इस तरफ अटलांटिक ओशन दिख रहा है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन ना। समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि ये फॉरेस्ट फायर्स कैसे बनती है। हमारे देश में भी ऐसा सुनने में आता है कि फॉरेस्ट फायर हो गई, कई और भी देश हैं, तो उसके लिहाज से ज्योग्राफी वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट बैठता है। नाउ तो हाउ फॉरेस्ट फायर स्टार्ट कैसे होती है, आर्टिकल बहुत, ये जो इन्फोग्राफिक बहुत ही अट्रैक्टिव लगा तो मैंने आपसे शेयर किया है। तो नेचुरल कॉजेज क्या है कि वोल्केनो इरप्शन होता है, तब हो सकता है स्पॉन्टेनियस फायर्स, अंडरग्राउंड कोल फायर्स, ड्राइंग लाइटनिंग स्टॉर्म्स और रॉक फॉल स्पार्क्स, ये नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं। मैन मेड कौन से हो सकते हैं, सिगरेट स्टब्स, कैंप फायर्स बॉर्न, इक्विपमेंट रिलेटेड फायर्स, आर्सन फॉर लैंड क्लियरिंग और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये सारे मैन मेड हो गए और ये सारे नेचुरल कॉजेज हो गए फॉरेस्ट फायर्स के। इसको दिमाग में रखिएगा, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और मेन के लिए तो है ही, मेंस के लिए। अच्छा, अब चिले पे वापस आते हैं, वहां का हम क्लाइमेट देखते हैं। तो द वेदर इन चिले इज इन फेब्रुअरी, जो फरवरी का समय चल रहा है, अभी शुरू हो गया जनवरी फरवरी में, इज हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कूलर एट नाइट। दिन में बहुत गर्म और शाम को बहुत ठंडा। अगर आप देखें तो ये सेंटियागो द कैपिटल सिटी कैन बी क्वाइट हॉट विद एवरेज डे टाइम टेम्परेचर कितना होता है 29 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर रहता है। कहाँ का, सेंटियागो का, और इस इलाके का भी बता सकते हैं। द कोस्टल सिटी ऑफ वेलपरेसो इज मच कूलर वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज प्रेजेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। वैसे अगर आप देखें तो जो ये दक्षिण अमेरिका है वो टेम्परेट जोन में आता है, लेकिन चिली की अगर हम बात करें, सिर्फ इतने इलाके की अगर हम बात करें, और जिस इलाके में आग भड़की है तो वहां की जो फॉरेस्ट है वो अगर आप देखें येलो और ब्लू का दिख रहा है, येलो ब्लू और यहाँ ऑरेंज। तो वहां के जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे हैं, एरिड है, और साथ ही साथ मेडिटेरियन सी वाली जो क्लाइमेट होता है वहां के इलाके में देखा जाता है। मतलब माउंटेन्स के अलावा जो पीला वाला जो येलो वाला इलाका है वो एरिड है, और ऑरेंज वाला इलाका क्या है, मेडिटेरियन है। मतलब वहां का जो इलाका है काफी गर्म हो जाता है। और क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलमोस्ट हर जगह का टेम्परेचर इफेक्ट करता है, तो एक तो ये कारण है कि यहाँ का जो टेम्परेचर ही ऐसा है, यानी क्लाइमेट भी ऐसी है, और वहां पे ऐसे एरिड और डेसिडियस और डेसिडियस तरह के फॉरेस्ट भी मिलते हैं जहाँ पत्तियां गिरती हैं, तो उनसे आग भड़कना आसान है। और साथ ही साथ टेम्परेचर भी इतना ज्यादा वहां के इलाके का रहता है, सिर्फ चिली की बात अगर करें तो इसकी वजह से आग लगना आसान हो जाता है। तो ये एक कारण बनता है वहां की आग को लगने का, जैसे कि न्यूज में आता रहता है। तो जब भी कोई ऐसा इलाका आए तो उसकी ज्योग्राफी को जरूर पढ़िए, कभी कभी सेम चीजें पूछी जाती हैं, प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बैठती है। और साथ ही साथ ऑफकोर्स हमारा ज्योग्राफी में तो पकड़ होनी चाहिए ना। नाउ थोड़ा सा और एक्सप्लोर अगर करें तो रिसर्च गेट पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे अगर सेंट्रल और सदर्न की बात की गई, सेंट्रल और सदर्न मतलब ये इलाका, यहाँ पे जो इलाका यहाँ पे आग भड़की है तो आप देखेंगे कि ये हल्का सा येलो वाला इलाका है, ये क्या है, श्रबलैंड है। और जो ये ब्राउन वाला इलाका है ये क्या है, वुडलैंड है। और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप और जाएंगे, हल्का सा ब्लू यहाँ पे ये जो इलाका है ये थोड़ा डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है श्रबलैंड का और वुडलैंड का, तो मतलब यहाँ पे जो इलाके हैं वहां पर पेड़, ऐसे पेड़ हैं जो अपनी पत्तियां गिराते हैं, और गर्म भी ज्यादा है, तो वहां का जो मॉइस्चर है वो जल्दी उठ जाता है गर्म पड़ने की वजह से, और टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से हाई एल्टीट्यूड पे रहने की वजह से और आग बढ़ने के चांसेस हमेशा बढ़े रहते हैं। और जो हल्का सा ब्राउन वाला इलाका है वो स्टेपी का इलाका कहलाता है, स्टेपी। तो जैसे कि हम ज्योग्राफिकल कवरेज में समझते हैं स्टेपी कहाँ है, टेम्परेट जोन कहाँ पे है, और डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, तो उस लिहाज से भी आपको ज्योग्राफी में पकड़ होनी चाहिए। तो उसको कभी भी आप इसको मिस ना करें, सोचे कि इसमें तो क्या पढ़ने लायक है। लेकिन ये जो घटना है फॉरेस्ट फायर की, ये पहले भी यूपीएससी के लेवल से इंपॉर्टेंट रही है, और इंडिया में भी अगर आप देखें, जब बहुत लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां पे हमारे यहाँ भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से उनको हमें एक्सपोजर उनका लेना चाहिए। अच्छा, तो ये था हमारा आज का
डेली न्यूज एनालिसिस। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें लेकर के आती रहूंगी, ताकि आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो स्मूथ चले। और अगर कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि मैं कुछ और एक्सपोज करूं, या एक्सपोज तो मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, एक्सप्लोर करूं, तो आप मुझे जरूर लिख सकते हैं, मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप लर्निंग।